हिंदी शिक्षण कोड 201 में गद्य शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे और गद्य और उसका महत्व किस प्रकार से बताया गया है उस पर चर्चा करेंगे। गद्य और उसका महत्व। साहित्य के दो अंग होते हैं, पद और गद्य। पद साहित्य की वह विधा है जिसमें छंद, लय और प्रवाह आदि पर अधिक बल रहता है और उसमें कल्पना के योग से सरसता और लालित्य उत्पन्न किया जाता है। अब उसके छंद तत्व पर बल न देकर केवल उसके राग तत्व की रक्षा की जाती है और उसे पद के स्थान पर कविता कहने लगे हैं। कविता में शब्दों के चमत्कारी प्रयोग, अलंकार, योजना और रस विधान होता है और इसके विपरीत गद्य साहित्य वह विधा है जिसमें इस सब का निर्वाह करना आवश्यक नहीं होता है। गद्य की विशेषता तथ्यों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है और कविता में कवि को शब्दों को मनमाना प्रयोग करने की छूट रहती है। वह शब्दों को तोड़ मोड़ कर भी प्रयोग कर सकता है, परंतु जो गद्य है वह लेखक वही सफल माना जाता है जो भाषा के सर्वमान्य रूप का ही प्रयोग करता है। फिर है गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, जैसे निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है, किसी की जीवनी है या फिर कोई नाटक, कहानी या फिर रिपोर्टाज और बयान, ये सब गद्य की विधाएं होती हैं। नाटक, कहानी और उपन्यास में तो लेखक को बोल चाल की भाषा का प्रयोग करने की भी छूट रहती है, लेकिन निबंध में निबंधकार को व्याकरण सम्मत भाषा का ही प्रयोग करना होता है और निबंध की भांति जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र में भी लेखकों को भाषा के शुद्ध रूप का ही प्रयोग करना होता है। जब हम गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य निबंध, जीवनी, संस्मरण और आत्मचरित्र के शिक्षण से ही होता है। मानव जीवन में कविता की अपेक्षा गद्य का महत्व अधिक है और कविता साहित्य के एक अंग के रूप में ही विकसित हुई है, जबकि गद्य के माध्यम से हमारा सारा ज्ञान, विज्ञान सुरक्षित है। आज तो हमारे मनोरंजन के जो साधन हैं उनके लिए भी गद्य के रूप का ही प्रयोग किया जाता है और गद्य जीवन की वास्तविकता का परिचय कराता है। अब है गद्य के मूल तत्व। साहित्य के दो अंग, गद्य और पद। और गद्य साहित्य की अनेक विधाएं, जैसे निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र और नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज और बयान, ये सब गद्य साहित्य की ही विधाएं मानी गई हैं। इनको एक दूसरे से भिन्न करने वाला मुख्य तत्व लेखनी और उसके लेखन की शैली है। अध्याय में हम अब निबंध, जीवनी, संस्मरण और आत्मचरित्र के शिक्षण पर विचार कर रहे हैं, अतः यह जो है उन्हीं तत्वों का है मिश्रण है और इन्हीं तत्वों पर हम आज चर्चा करेंगे। निबंध एक क्रमबद्ध रचना होती है और जिसमें व्याकरण सम्मत भाषा और विषयानुकूल शैली के माध्यम से तथ्यों एवं प्रत्ययों को स्पष्टीकरण भी किया जाता है। निबंध कई प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक, और वही है भावात्मक। जिन निबंधों में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि का वर्णन किया जाता है उन्हें वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। जैसे विवरणात्मक निबंध
वे हैं जिसमें किसी पौराणिक कथा, ऐतिहासिक घटना, सामाजिक घटना का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। विचारात्मक निबंध में किसी समस्या अथवा प्रत्येक विषय पर चर्चा की जाती है। इसमें गुण दोष विवेचन, सतत असत के प्रतिपादन अथवा समीक्षा पर अधिक बल रहता है। और जो भावात्मक निबंध है, इनमें पर्याय, अमूर्त एवं इंद्रियातीत विषयों की तार्किक विवेचना की जाती है। और भाषा शैली की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के निबंध में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी पाई जाती है। और इसी प्रकार निबंध में भी भाषा का परिमार्जित रूप प्रयोग किया जाता है। अब है परिमार्जित भाषा। परिमार्जित भाषा निबंध का पहला मुख्य तत्व होती है उसकी भाषा, और शुद्ध रूप से प्रयोग की गई भाषा से ही निबंध का स्पष्टीकरण होता है। और जिस निबंध में भाषा के सर्वमान्य एवं व्याकरण सम्मत स्वरूप का जिस सीमा तक प्रयोग किया जाता है, वह उतना ही उच्च कोटि का निबंध माना जाता है। और प्रत्येक भाषा में एक ही विचार अथवा भाव को प्रकट करने के लिए कई कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। और जैसे कि उदाहरण के लिए दिवाकर और भास्कर दोनों ही सूर्य के पर्याय हैं, पर किसी स्थान पर दिवाकर का शब्द प्रयोग किया गया है और कहीं दूसरे स्थान पर भास्कर का। परंतु निबंधकार की जो सफलता है, इसमें आकी जाती है कि उसमें उपयुक्त जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करने की क्षमता है या नहीं, अथवा इसी प्रकार प्रत्येक भाषा के वाक्य रचना के कुछ नियम होते हैं और निबंधकार को इन नियमों को कठोरता से मानना होता है। और उसी स्थिति में उस भाषा को परिमार्जित भाषा कहा जाता है, जहां विराम चिन्हों के प्रयोग में भी उसे बड़ी सावधानी बरतनी होती है। भाषा के सर्वमान्य प्रयोग से ही भाषा परिमार्जित होती है। अब है नंबर 2, विषयानुकूल शैली। विषयानुकूल शैली निबंध का दूसरा मुख्य तत्व है उसकी शैली। और निबंधकार की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह विषय के अनुकूल शैली का भी चयन कर पाता है अथवा नहीं। परंतु शैली के चुनाव में लेखक को दूसरे पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उसकी शैली में उसके व्यक्तित्व की भी छाप होनी चाहिए। और निबंध लेखन के लिए अनेक शैलियां हैं, जैसे वर्णात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक, विचारात्मक, गणवेशात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक और व्यंजनात्मक, जो कि सरल एवं गंभीर आदि होते हैं। यदि लेखक को जिस प्रकार का निबंध लिखना हो, उसे उसी प्रकार की शैली का भी चयन करना चाहिए। निबंधकार का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह कम से कम भाषा में अधिक से अधिक अपने विचारों को व्यक्त कर सके और भाषा भी सर्वमान्य रूप से ही प्रयोग की जाए। अब है नंबर 2, विचारों का क्रमबद्धता। विचारों की क्रमबद्धता
अर्थ है क्रमबद्ध रचना, और इस दृष्टि से विचारों की क्रमबद्धता निबंध का सबसे मुख्य तत्व होता है। निबंधकार को अपने विचार एवं भावों को बड़े तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार की एक विचार से दूसरे विचार को स्वतः जन्म मिले और कि वे इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध हो कि उनकी एक कड़ी भी अलग न की जा सके, और जिस कड़ी के अलग करने पर निबंध के विचार एवं भावों की अभिव्यक्ति में कोई न्यूनता न आए, उस कड़ी को व्यर्थ ही समझना चाहिए। फिर है नंबर 4, भावों की गहराई। निबंधकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जिस तथ्य अथवा विचार को अभिव्यक्त करे उसकी गहराई तक छानबीन करे, समुद्री गोताखोर की भांति उसे मोतियों यानी कि सार्थक तथ्यों से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और पत्थरों यानी कि जो निरर्थक बातें होती हैं उनके चक्कर में नहीं आकर अपने निबंध को खराब नहीं करना चाहिए, और जो उनके भाव हैं उनकी गहराई को सरलता से पिरोते हुए क्रमबद्ध अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। अब है अपने मत का प्रतिपादन। निबंधकार का उद्देश्य केवल तथ्यों के उद्घाटन तक सीमित नहीं होता है, अपितु उसे सत्य का प्रतिपादन भी करना होता है, और निबंधकार की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह असत्य का खंडन और सत्य का प्रतिपादन किस सीमा तक कर पाता है, और यही निबंधकार के व्यक्तित्व की कसौटी होती है। फिर है प्रभाव। निबंध का अंतिम तत्व उसका पाठक पर पड़ने वाला प्रभाव है। निबंध की सफलता इसमें होती है कि वह जिस उद्देश्य से लिखा जाए पाठक पर उसका वही प्रभाव पड़े, और यह प्रभाव उपरोक्त 5 तत्वों पर निर्भर करता है, परंतु उसे अलग तत्व के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि कभी कभी निबंधकार उपरोक्त 5 तत्वों का समावेश करने में सफल नहीं हो पाता और अपने उद्देश्य को सामने नहीं रख पाता, और उसके निबंध में प्रभाव तत्व उतना ही शक्तिशाली नहीं होता जितना उसे होना चाहिए था। परंतु पाठक अगर किसी अच्छे निबंध को पढ़ेगा और निबंधकार अच्छे तत्वों को समावेश करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करेगा तो निबंध का प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ेगा, और उसके सामान्य अगर निबंधकार पाठक पर प्रभाव पड़े निबंध का, और यह प्रभाव उसके तत्वों पर निर्भर करता है, परंतु उसे एक अलग तत्व के रूप में देखता है, इसलिए निबंधकार कभी कभी अपने पूरे जो 5 तत्व उसके होते हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाता, अपने निबंध में समावेश नहीं कर पाता है, परंतु फिर भी पाठक पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और वह अपने निबंध को सामने वाले के सामने सरलता से भी प्रस्तुत कर सकता है, और पाठक जो पढ़ेगा उसके निबंध को तो उसका भी उद्देश्य पूरा हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में चर्चा करेंगे।